हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ वंदना सुखाड़िया। आज हम स्टडी करेंगे नई यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। जैसा कि हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि उनकी मेन प्रॉपर्टी होती है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारे लिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक पूरी नई यूनिट के रूप में आया है, जिसको हम बहुत ही लार्ज स्केल पे स्टडी करेंगे। अब जैसे हमें पता है कि हमने प्रीवियस स्टडी में भी देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो इसका नाम है, इससे इसके पूरा मीनिंग हमें पता चल जाएगा कि जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। जैसे इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं कि जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि इसमें ऐसे कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कुछ इस टाइप का हमें आइडिया लगता है। तो इसको स्टडी करने से पहले हम लेंगे मेनली कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम स्टडी करते हैं तो कंपाउंड किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो इसको जब हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम स्टडी करते हैं तो मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं: सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब हम सिंपल सॉल्ट की बात करते हैं तो जनरली हम देखते हैं सॉल्ट का नाम आते ही हमारे दिमाग में सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे कंपाउंड आते हैं। तो सिंपल सॉल्ट वे सॉल्ट हैं जिसमें कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन होती है, यानी कि एसिड एक प्रोटॉन देता है, बेस हाइड्रोक्सिल आयन देता है, उनके फॉर्मेशन से वाटर और सॉल्ट का निर्माण होता है। तो इस तरह की जो सिंपल रिएक्शन होती है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल सॉल्ट। तो ये सिंपल सॉल्ट का एक और मेन प्रॉपर्टी है कि जब भी हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये सोडियम और क्लोराइड आयनों के टेस्ट भी देगा। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट या द्विक लवण। द्विक लवण वे यौगिक हैं जो केवल ठोस अवस्था में ही स्थायी रहते हैं, लेकिन जब इनका विलयन बनाते हैं तो ये जिन कंपोनेंट से मिलके बने हैं उनमें विभक्त हो जाते हैं। जैसे कि और जब इनका टेस्ट करते हैं उस सॉल्यूशन में तो वह उन यौगिकों का या उन आयनों का उसमें टेस्ट दे देते हैं जिससे कि ये मिलकर बने हैं। जैसे मोर सॉल्यूशन का या मोर सॉल्ट की हम बात करते हैं, यानी कि फेरस अमोनियम सल्फेट, यह एक तरह का डबल सॉल्ट है जो कि फेरस सल्फेट व अमोनियम सल्फेट यौगिकों के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, जिसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन वाटर के रूप में प्रेजेंट है। अब इसको जब हम टेस्ट करते हैं तो यह हमें फेरस सल्फेट और अमोनियम आयनों के टेस्ट भी देगा सॉल्यूशन फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये डबल सॉल्ट 2 भागों में डिवाइड इजीली हो जाता है, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। अब आते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसा कि हमें पता है कि इसमें यौगिक जो है अपनी ठोस या विलयन अवस्था में दोनों में ही अपना अस्तित्व को मेंटेन रखता है, और इनके यौगिक जिनसे ये मिलके बने हैं उनसे डिफरेंट नहीं होते। लेकिन जब भी ये क्या होते हैं कि नो आयन आर फाउंड इन देयर सॉल्यूशंस, लेकिन जब भी इनको डिज़ोल्व करते हैं तो ये पर्टिकुलर अपने आयनों का टेस्ट नहीं देते। जैसे K2 निकल टेट्रासाइनाइड वाला जो कॉम्प्लेक्स है अपना पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट, इसमें जब हम इसको सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो ये पोटेशियम आयन और निकल के कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में 2 आयनों में डिवाइड हो जाता है। अब इस तरह से डिवाइड हुआ है, लेकिन इस स्थिति में यह निकल का कोई भी टाइप का टेस्ट हमें नहीं देगा। यानी कि ये 2 भागों में डिवाइड तो हुआ है, ये पोटेशियम का तो टेस्ट दे सकता है लेकिन इसका निकल वाला टेस्ट इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें निकल जो प्रेजेंट है वह इसमें निकल और साइनो वाला जो लिगेंड है इसके बीच में जिस टाइप की बॉन्डिंग है वो इसको डिवाइड आयनिक फॉर्म में डिवाइड नहीं करती, क्योंकि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हम आते हैं फाइनली हमारे मेन टॉपिक पे, जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वही जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें है कि इसमें मेनली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब हमें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है क्या। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक इस टाइप का बॉन्ड है जिसमें
जब भी दो आयनों के बीच में या दो एंटिटीज़ के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इसमें कंप्लीटली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक मेटल आयन से दूसरे आयन पे या एक लिगेंड एंटिटी से मेटल आयन की तरफ कंप्लीटली इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफ़र होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले एक सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट होता है जो M+ जैसी आयनिक फेज में होता है। यह जनरली D ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जो हमने पहले स्टडी कर चुके हैं। अब D ब्लॉक के एलिमेंट्स ही क्यों ही काम में लिए, उसकी भी कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ है। क्यों? क्योंकि इसमें वेकेंट D ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, वो डिफ्यूज़ होते हैं, इनका खुद का साइज डेंस होता है और ये पॉइंट चार्ज के रूप में बिहेव करते हैं। और अब इसीलिए इसमें जब भी कोई लिगेंड, इसकी हम और फर्दर स्टडी करेंगे, जब भी कोई लिगेंड आता है तो वह इसमें इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। यानी कि देने वाले के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और लेने वाले के पास में उतना स्पेस प्रेजेंट है जिसमें कि वो उसे ऑक्यूपाई कर सके और एक कॉम्पैक्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सके। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है इस तरह से बन तो जाता है, लेकिन ये 2 टाइप का होता है। इसके फॉर्मेशन को जनरल वे में हम लिखते हैं Ml4 टाइप और Ml6 टाइप। यहाँ M मेटल को डिनोट कर रहा है और L जो है लिगेंड को डिनोट कर रहा है। देखिए इसमें जैसे Ml4 में क्या स्थिति बन रही है कि इसमें एक सेंट्रल मेटल एटम है और 4 लिगेंड एंटिटी इसके पास आती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और इनका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और यह 2 टाइप से होता है, एक तो स्क्वायर प्लानर और एक टेट्राहेड्रल। और Ml6 जो है ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जिसमें 6 दिशाओं से लिगेंड एंटिटी सेंट्रल मेटल एटम की तरफ मूव करती है और एक अष्टफल के यौगिक का निर्माण करती है। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे Ml, इसको जनरल वे में इस तरह से लिख सकते हैं हम कि M जो है N इसकी वैलेंसी है, +2 +3 कुछ भी हो सकती है, प्लस इसमें X जो है नंबर ऑफ लिगेंड्स को डिनोट कर रहा है और इन दोनों के बीच में Mlx और N+ टाइप का कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होता है। इसमें सेंट्रल मेटल आयन जो है वह लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और जो लिगेंड एंटिटी है वो लुईस बेस की तरह बिहेव करती है। इसे लुईस बेस यूँ कहा क्योंकि लुईस बेस में हम बेस इस कहा गया है। अब इसको जो ये कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन हुआ है इसमें अब फर्दर स्टडी में आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ अ नंबर ऑफ लिगेंड अटैच विद सेंट्रल मेटल आयन, मतलब कि सेंट्रल केंद्रीय धातु आयन से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं वह उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। जैसे हेक्सासाइनोफेरेट आयन को हम स्टडी करते हैं तो इसमें देखिए सेंट्रल मेटल के रूप में फेरिक आयन प्रेजेंट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसके चारों ओर अष्टफल के रूप से CN या साइनो लिगेंड अपनी 6 दिशाओं से इसकी तरफ मूव कर रहा है और एक अष्टफल के कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा है। इसमें 6 लिगेंड के -1 करके -6 चार्ज तो लिगेंड का हो गया और +3 सेंट्रल मेटल का, तो टोटल इस पूरे कॉम्प्लेक्स में -3 का चार्ज इसमें फॉर्मल चार्ज इस पर प्रेजेंट होगा। अब हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक जनरल वे से जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो ये Ml6 टाइप के या बनते हैं तो इसमें वैलेंसी के इसको किस तरह से समझ सकते हैं कि जब एक ऑक्टाइड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमने रिप्रेजेंट किया है तो इसको सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं। दूसरा, इसमें जो मेटल आयन और लिगेंड आयन के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम एरो से डिनोट करेंगे जिसकी दिशा लिगेंड टू मेटल की तरफ होगी, है ना, कि लिगेंड से स्टार्ट हुआ है और तीर का निशान इसमें मेटल आयन की तरफ होना चाहिए। और दूसरा इसमें है कि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस टाइप की संयोजकता है वह कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से
बनी है, यानी अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, तो इस तरह से ये वाली वैलेंसी द्वितीयक संयोजकता कहलाती है। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो एक्स है, यानी जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वह आपके प्राथमिक संयोजकता कहलाएगी। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम मोटे तौर पे दो भागों में देख सकते हैं, एक तो प्राथमिक संयोजकता वाला एरिया और एक द्वितीयक संयोजकता वाला एरिया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर और बाहर वाला स्फीयर आयनिक स्फीयर कहलाता है। और अंदर वाली संयोजकता द्वितीयक संयोजकता और बाहर वाली प्राथमिक संयोजकता। जो द्वितीयक संयोजकता होती है वह डायरेक्शनल होगी, यानी दिशात्मक होगी, और आयनिक वाली दिशात्मक नहीं होगी। तो यहाँ तक हमने इसकी बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट को हमने समझा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिगेंड हम किसको कह रहे हैं, और किस टाइप से हम इसको एक बेस बनाया है। अब नेक्स्ट स्टडी में हम इसमें लिगेंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बर्नर्स थ्योरी या कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।